हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने जो कुछ लर्न किया उसमें चैप्टर 0 में हमने मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जाना, चैप्टर 1 में हमने फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जाना, चैप्टर 2 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बातें हुई। आज मैं आपका चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चैप्टर 3 जो कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, आप सबकी बुक में होगा, चाहे प्रदीप की हो चाहे एस.एल. अरोड़ा की। तो ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैप्टर 3 motion in straight line। पहले कुछ टर्म्स को मैं डिफाइन करूंगा जिसको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे आप सब। मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics which deals with the rest or motion of the objects तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये एक तरह से शुरू हो गया, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है ये मैकेनिक्स के अंदर ही पढ़ाई होगी इसकी। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जब रेस्ट में है या मूव कर रहे हैं तो उनके सभी फीचर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। उन बॉडीज पर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हो सकते हैं, इन सब का जिक्र करेंगे हम इस मैकेनिक्स ब्रांच में। अब इस ब्रांच के कुछ सब ब्रांचेस हैं जिसको हम वन बाय वन करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। इसमें सबसे पहले स्टैटिक्स का जिक्र करना चाहूंगा मैं। स्टैटिक्स ये क्या है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। अब स्टैटिक्स क्या हो गया? ये मैकेनिक्स का ब्रांच हो गया। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the objects at rest। ठीक है, जब कोई बॉडी रेस्ट में हो तब उसके बारे में, उसकी मैकेनिक्स के बारे में जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। स्टैटिक वर्ड का ही अर्थ होता है समथिंग विच इज एट रेस्ट। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट वाली इक्विलिब्रियम में है, हो सकता है बहुत सारे फोर्सेज उस पर एक्ट कर रहे हो, उन सभी फोर्सेज का रिजल्टेंट 0 होगा तभी बॉडी रेस्ट में होगी। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे इस ब्रांच में। तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट while various forces are acting on it, जबकि इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, तो बॉडीज रेस्ट में हो तब उसकी स्टडी जिस ब्रांच में करी जाएगी दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। सेकेंड सब ब्रांच है मैकेनिक्स का, दैट इज काइनेमेटिक्स। Here we study about the motion of the objects. Here we study about the motion of the objects without causing, without knowing the cause which has produced it, without knowing, और ज्यादा अच्छा होगा डिस्क्राइबिंग, without describing the cause of it, the cause of motion, without describing the cause of motion। यहां मोशन के बारे में तो बात करेंगे कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मोशन एक्सीलरेटेड है या रिटार्डेड मोशन है,
और मोशन से रिलेटेड तमाम फीचर्स की हम बातें करेंगे इस काइनेमेटिक्स ब्रांच में। लेकिन हमें इस बात से कोई बहस नहीं होगा कि वो कारण क्या है उस मोशन के लिए, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, वो कौन कौन से फोर्सेज हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, उनमें हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। और ये थर्ड सब ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स, ठीक है, डायनेमिक्स डायनेमिक वर्ड से बना है, डायनेमिक समथिंग, जो समथिंग विच इज एक्टिव, जो कि कुछ मोशन में हो। तो यहां भी इसमें और काइनेमेटिक्स में बहुत मामूली अंतर है। इस ब्रांच में भी हम ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, दिस इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion, study of motion। तो अंतर क्या हुआ काइनेमेटिक्स में और इसमें? स्टडी ऑफ मोशन की बात हम यहां भी करते हैं, लेकिन यहां we will be concerned with the forces acting on the bodies। वो उन कारणों से भी हमें बहस रहेगा जिन कारणों से मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ब्रांच, दिस इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion, knowing the describing the cause of motion, describing the cause of motion। यहां हमें मोशन के कारण से भी बहस है, ठीक है। तो समझ गए मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स की ये जो तीन सब ब्रांच हैं, ये क्या क्या हैं, आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब मैं बात करूंगा आपसे रेस्ट और मोशन क्या चीज होती है। तो सबसे पहले कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। समय के साथ यदि बॉडी का पोजीशन ना बदले एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, बॉडी जहां पर है उसके सराउंडिंग में जो कुछ भी है उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी अपनी पोजीशन नहीं बदलती है टाइम के साथ, तो समझेंगे कि बॉडी जो है रेस्ट में है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट with respect to at rest when its position does not change with respect to its surrounding with respect to its surrounding and relative to time ठीक है। ये जो व्हाइट बोर्ड है आपके सामने, ये रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि ये जो दीवारें हैं जिनके साथ ये टिका हुआ है, या फिर सीलिंग फैन यहाँ पर है, ये जो बल्ब लगा हुआ है, जो भी चीजें यहाँ पर बहुत सारी हैं, उनके रिस्पेक्ट में क्या है, इसका पोजीशन जो है फिक्स्ड है। उनको लग रहा है जैसे उनको अगर हम ऑब्जर्वर मान लें, इनके सराउंडिंग की चीजों को अगर हम ऑब्जर्वर मान लें, तो वो ऑब्जर्वर कह रहे हैं कि नहीं, ये जहां थोड़ी देर पहले था वही थोड़ी देर के बाद भी है, अब भी है, कभी भी है। तो यदि और टाइम के साथ भी, मतलब थोड़ी देर पहले जहां था वहीं बाद में भी है और अभी भी है, ठीक है। तो समझेंगे ये बॉडी जो है रेस्ट में है और इस बोर्ड को हम रेस्ट में कह सकते हैं। ऐसे किसी बॉडी को जब रेस्ट में है अगर, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं, उसके आस पड़ोस में जो चीजें हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो है उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अच्छा, बॉडी मोशन में कब कहलाती है? इसका उल्टा, ठीक है। व्हेन द, तो मोशन में, मोशन का अर्थ होता है कि इफ the position of a body changes with respect to its surrounding objects
with respect to its surrounding, with respect to surrounding and relative to time, relative to time। ठीक है, अगर किसी बॉडी की पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जो है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज होती है तो हम समझेंगे कि बॉडी जो है मोशन में है। जैसे सीलिंग फैन ऑन कर दें, उसके विंग्स जो है घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर एक स्टेशनरी बल्ब के रिस्पेक्ट में, या फिर मैं अपनी आंखों से मैं एक जगह रेस्ट में जाऊं तो अपनी ओर से देखूं तो हमें लगेगा कि विंग्स जो हैं इसके डैने जो हैं कभी यहाँ है कभी वहां है, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। या कोई आदमी यहाँ बगल में रोड पर अगर जा रहा है साइकिल से या बाइसिकल से या जो भी है ट्राइसिकल से, तो वो पोजीशन जो है चेंज करता हुआ नजर आएगा हमारे रिस्पेक्ट में। तो मैं सराउंडिंग हो गया मेरे रिस्पेक्ट में, मैं ऑब्जर्वर हो गया मेरे रिस्पेक्ट में, मैं देख रहा हूं कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम समझेंगे कि बॉडी जो है मूव कर रही है, ठीक है। अब आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये कि जो रेस्ट और मोशन की बातें हम करते हैं तो देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, ठीक है। ऑल मोशंस आर रिलेटिव। तो there is no absolute rest or motion, and all motions are relative। इसका क्या अर्थ हुआ, ठीक है। there is no absolute rest or मोशन, ठीक है। इसको समझते हैं पहले क्या है। कोई भी बॉडी जो है एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। एक बॉडी जिसको तुम एब्सोल्यूट, जिसको समझते हो कि बिल्कुल रेस्ट में है, चाहे चलो जैसे मैंने एग्जांपल दिया इस व्हाइट बोर्ड का कि व्हाइट बोर्ड जो है रेस्ट में है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में जो चीजें हैं उसके रेस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या इसको एब्सोल्यूट रेस्ट में हम कह सकते हैं? क्या कोई ऑब्जर्वर अगर हमें चांद से देख रहा है, इस व्हाइट बोर्ड को अगर देख पा रहा है, टेलीस्कोप लेकर के चांद से देख रहा है, या किसी दूसरे ग्रह से अगर देखने की कोशिश कर रहा है टेलीस्कोप से, मान लो कि ये व्यूएबल है, वहां से देखने लायक है, तो ये बताओ कि क्या उसे लगेगा कि ये रेस्ट में है? नहीं। अगर ऑब्जर्वर हमारा किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पर है, तो चूंकि ये हमारी पूरी प्लेनेट अर्थ जो है जिस पर कि ये सारा सिस्टम सेटअप रखा हुआ है, ये खुद ही सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो कोई दूसरे ग्रह से हमें देखे, इस बोर्ड को देखे, ठीक है, तो जिन चीजों को हम रेस्ट में समझ रहे हैं उन चीजों को वो ऑब्जर्वर जो है कहेगा कि ये मोशन में है, ठीक है, मूव कर रही है, क्योंकि पूरी अर्थ जो है अराउंड द सन मूव कर रही है। तो देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, ठीक है। ये कहना कि कोई चीज परमानेंट एकदम रेस्ट में, ये जिसको हम रेस्ट में मान रहे हैं, नहीं। ये रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ये किस ऑब्जर्वर के द्वारा किसी बॉडी के रेस्ट या मोशन की बात कही जा रही है, उस ऑब्जर्वर की स्टेट ऑफ मोशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं यहां पर रेस्ट में हूं, मेरे रिस्पेक्ट में ये बोर्ड जो है रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन कोई ऑब्जर्वर अगर प्लूटो से देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर अगर बाहर मोटरसाइकिल से जा रहा है, आगे या पीछे जा रहा है किसी डायरेक्शन में, तो उसे लगेगा कि ये बोर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसे समझो, मान लो कि एक ट्रेन में तुम अपने फ्रेंड के साथ आमने सामने की सीट पर बैठे हो, ठीक है, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो फ्रेंड क्या है? रेस्ट में है, ठीक है। और अगर वो ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं या जो अगल बगल में जो भी बाहर की चीजें हैं, जो भी बाहर रोड हुआ, रोड पर चलने वाले लोग हुए या जो भी पेड़ पौधे हुए, उनके रेस्पेक्ट में क्या है? पूरी की पूरी ट्रेन मोशन में है, और इसीलिए तुम्हें भी वो जो बाहर के ऑब्जर्वर्स होंगे वो कहेंगे कि ये तो मोशन में है। लेकिन तुम और तुम्हारे दोस्त जो है एक दूसरे को लगेंगे कि रेस्ट में है। तो तुम देखो कि तुम और तुम्हारा दोस्त जो कि कह रहे हैं एक दूसरे को कि हम दोनों तो रेस्ट में हैं, उसी को कोई तीसरा पर्सन जो कि बाहर है, ट्रेन के बाहर है, वो कह रहा है, वो ऑब्जर्वर कह रहा है कि ये दोनों मोशन में है, ठीक है। तो ये जो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट है, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं तो हमें एक ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है। वो उस ऑब्जर्वर की खुद की स्टेट ऑफ मोशन क्या है, ये हमारे लिए जानना जरूरी होता है। अगर दो साइक्लिस्ट एक
एक ही रास्ते पर पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल ट्रैक पर जा रहे हैं और दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो दोनों कहेंगे कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों रेस्ट में हैं। लेकिन जो आदमी ढाबे पर चाय पी रहा है उसे लगेगा कि दोनों साइकिलिस्ट जो हैं ये तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। ठीक है, तो उस ढाबे पर बैठे हुए आदमी बैठकर जो चाय पीने वाला आदमी है उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों साइकिलिस्ट मोशन में है, लेकिन दोनों साइकिलिस्ट जो सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उनको लगेगा कि वो दे आर नॉट इन मोशन, दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में लगेंगे। लेकिन हाँ, बाहर की जो सराउंडिंग की जो चीजें हैं, बाहरी जो चीजें हैं उनके रिस्पेक्ट में वो सब क्या है, मोशन में है। सराउंडिंग में जो पेड़ पौधे हैं, सराउंडिंग में जो लोग रेस्ट में हैं, बैठे हुए हैं किसी ढाबे पर, कहीं अपने घर पे, ठीक है, तो उनके रिस्पेक्ट में वो क्या है, मोशन में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है ये क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर इटसेल्फ, कि ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर कहाँ है, कहाँ से हमें गेज किया जा रहा है। ठीक है, तुम जानते हो कि कोई ऑब्जर्वर चांद, सूरज, मान लो इमेजिन करो, तो वहां से अगर हमें देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ की सारी चीजें जो है जो रेस्ट में लग रही है तुम्हें सब मोशन में है। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये अर्थ और ये जो सोलर सिस्टम है पूरा का पूरा, ये एक हमारी गैलेक्टिक सेंटर है, उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और फिर सब एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेक्शन के तहत जो है म्यूचुअली मूव कर रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल रिवॉल्यूशन की स्थिति में एक गैलेक्टिक सेंटर के अबाउट ये पूरी सोलर सिस्टम ही रिवॉल्व कर रही है। तो कोई एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं, कोई एब्सोल्यूट मोशन नहीं है, ऑल मोशंस आर रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपको। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, नाम सुन के लगता होगा कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो डॉट जैसी है, वेरी स्मॉल साइज की है, पॉइंट साइज की है। तो फिजिक्स में इस कॉन्सेप्ट की काफी जरूरत है। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा नाम से लग रहा है कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल सूक्ष्म हो, काफी छोटी हो, डॉट जैसी हो, एक बिल्कुल बिंदु जैसी हो, पॉइंटेड साइज की हो, तो उसको हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। लेकिन नहीं, फिजिक्स में इसका कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लीजिए आप लोग। ये पूरी जो धरती है हमारी, जिसकी रेडियस कोई नियरली 6400 किलोमीटर के आसपास है, इसे एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की तरह हम मान सकते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम एक पॉइंट साइज मास की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। कब? तो ये हमें समझना पड़ेगा। क्या तुम मानते हो कि वाकई ये धरती पॉइंट साइज है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में इसको हम ऐसा माना जा सकता है, खास तरह की सिचुएशन में, खास परिस्थिति में इसको मान सकते हैं। तो ध्यान देना, कोई बॉडी जब मूव कर रही है तो उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस जो है इतना ज्यादा हो उसकी खुद की साइज की तुलना में, ठीक है, कि उसकी साइज जो है उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस के मुकाबले इग्नोरेबल हो, तो ऐसी स्थिति में उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट साइज मान सकते हैं। मतलब कि अर्थ जो है, अर्थ की जो सन के अराउंड जो मोशन है, तो अर्थ की सन के अराउंड जो मोशन है, तो सोच सकते हो कि कितनी लार्जर डिस्टेंस ये कवर करती है। 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास तो रेडियस हो गया। ठीक है, तो इतनी लार्जर डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है किलोमीटर किलोमीटर की अपने सरकमफेरेंस, अपने पाथ पर, ट्रेजेक्टरी पर अराउंड द सन, तो इस डिस्टेंस के मुकाबले अर्थ का जो 6400 किलोमीटर का रेडियस और इसका या जो भी डायमीटर है 12800 किलोमीटर के आसपास, इसको आप क्या कर सकते हो, इस लाखों करोड़ों किलोमीटर के मुकाबले इग्नोर कर सकते हो, और वैसी स्थिति में अर्थ को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थ की मोशन के डिस्क्रिप्शन की जब बात आए अराउंड द सन, देन द अर्थ कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज्ड कब माना जा सकता है? अगर हो सकता है कि काफी विशाल ऑब्जेक्ट हो, लेकिन उसको पॉइंट साइज माना जा सकता है। कब? जबकि उसके द्वारा जो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस है उसके मुकाबले उसका खुद का साइज जो है इग्नोरेबल हो, नेग्लिजिबली स्मॉल हो, देन in that situation that object can be treated as, can be considered as the point sized object। तो क्या हुआ डेफिनेशन? तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की ये जो कॉन्सेप्ट हमने दी, इसका फिजिक्स में काफी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इफ an object can be treated as point sized if its own size is
ignorable in comparison to the distance traveled by it। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट साइज मान सकते हैं यदि उसका खुद का साइज जो है उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस के मुकाबले क्या है, इग्नोरेबल है, काफी स्मॉल हो। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, एज फॉर एग्जांपल द अर्थ कैन बी assumed point sized when we consider its motion, its revolutionary motion around the sun, सन के अराउंड जब इसकी रिवॉल्यूशनरी मोशन को हम बात करते हैं, इन दैट सिचुएशन अर्थ को हम पॉइंट साइज मान सकते हैं और इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और फिजिक्स के जो भी लॉज हैं, न्यूटन्स लॉज हुए, ग्रेविटेशनल लॉज हुआ, लॉज ऑफ मोशन हुए, इनको बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक है हमारा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। जैसा कि चैप्टर का ही नाम है 1 डायमेंशनल मोशन, बल्कि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है मोशन इन 1 डायमेंशन। तो हम समझते हैं मोशन इन या लिखो 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, जैसे नाम से ही क्लियर है। 1 डायमेंशन, तुम जानते हो किसी पॉइंट की पोजीशन अगर हमें पता करनी हो स्पेस में तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स से उसको डिनोट करते हैं कि इसकी एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, जेड कोऑर्डिनेट ये है। अगर तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के किसी भी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की लोकेशन को, उसकी पोजीशन को जानने में मदद करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि एक बॉडी मोशन में है और इस तरह से मूव कर रही है कि उसके तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट में सिर्फ चेंज आ रहा है। ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन, इफ इट चेंज देन वी से दैट द बॉडी इज मूविंग 1 डायमेंशनली और सच ए मोशन और द मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो if one of the 3 coordinates specifying the position of the object changes when it moves, its motion is 1 dimensional, तो तीनों कोऑर्डिनेट में से कोई एक कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट, अगर तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट में अगर चेंज आता है व्हेन द बॉडी मूव्स, तो उसकी मोशन जो है 1 डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। और ऐसा मोशन जब होगा तो वो पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। जो मूविंग पार्टिकल का जो पाथ होगा इन दिस सिचुएशन the path of motion is a straight line path, and the motion is also called
रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन। ठीक है, सपोज करो कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है। मान लो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस हुआ, ठीक है, और इधर जेड एक्सिस हुआ, ठीक है, और एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रही है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है। ठीक है, ये ओरिजिन रहा। मान लो कि यहाँ से पार्टिकल ने अपनी यात्रा शुरू करी, t1 सेकंड के बाद सपोज करो कि उसका पोजीशन यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया, उसका पोजीशन p पर आ गया। फिर t2 सेकंड के बाद उसका पोजीशन ये आ रहा है, p2 पर आ रहा है। ठीक है, तो मान लो कि इसने t1 सेकंड के बाद ये x1 मीटर की दूरी पर था ओरिजिन से, t2 सेकंड के बाद ये x2 मीटर की दूरी पर आ गया। इसकी पोजीशन जो है t1 सेकंड के बाद x1 थी, t2 सेकंड के बाद x2 हो गई। तो इसकी पोजीशन में जो चेंज आ रहा है सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे चेंज आ रहा है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग, पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है। तो तुम देखो इसका मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है ये। और y z कोऑर्डिनेट्स इसके यहाँ भी 0 थे, यहाँ भी 0 थे, यहाँ भी 0 है। ठीक है, तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करो कि हाँ, ये कैप है मेरे पास, ठीक है, एक पेन का कैप है, इसको हमने यहाँ से रिलीज कर दिया, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरने लगा। ठीक है, तो ये तो एक वर्टिकल डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है, सिर्फ इसकी हाइट में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, इस तरह का स्ट्रेट लाइन मोशन जो है फॉर ए फॉलिंग फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो मोशन है उसका क्या कहलाएगा, मोशन में स्ट्रेट लाइन का या मोशन में वन डायमेंशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, वैसे ही कोई ट्रेन मान लो कि एक स्ट्रेट रेल पर वो सीधे चली जा रही है, सीधे चली जा रही है, कितने भी किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन हम ट्रीट कर सकते हैं इफ द रेल इज गोइंग स्ट्रेट। ठीक है, तो वैसी स्थिति में इसका मोशन जो है वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। तो ट्रेन की मोशन वन डायमेंशनल हो जाएगी यदि वो एक सीधी पटरी पर डिस्टेंस ट्रेवल करती जा रही है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती जा रही है। तो टू डायमेंशनल मोशन क्या हुआ, वन डायमेंशन के बाद टू डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वन डायमेंशनल मोशन में तुमने देखा कि तीन कोऑर्डिनेट में, एक कोऑर्डिनेट पे फिर चेंज है, या तो एक्स कोऑर्डिनेट पे या वाई कोऑर्डिनेट पे या जेड कोऑर्डिनेट पे कोई चेंज आता है। पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए मूव करेगी और ऐसा मोशन जो है वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा और वो रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन कहलाएगा। बात टू डायमेंशनल मोशन की करें तो इसमें आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनी टू कोऑर्डिनेट एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड, कोई भी एक पेयर जो होगा कोऑर्डिनेट का वो चेंज करेगा। इफ इट हैपेंस, इफ द मोशन टेक्स प्लेस इन सच ए मैनर, देन वी से दैट द मोशन इज, द नेचर ऑफ द मोशन इज टू डायमेंशनल इन नेचर। ठीक है, इफ तो डिफाइन कर लेते हैं, इफ एनी टू ऑफ द थ्री specifying coordinates if any two of the three specifying coordinates change while the body moves, its motion is two dimensional। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करो एज फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। ठीक है, सपोज करो कि हमने सर्किल के सेंटर को ओरिजिन मान लिया, सपोज ये एक्स एक्सिस मान लिया, सपोज दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, और एक पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में है,
पार्टिकल t1 सेकंड के बाद मान लो यहाँ थी, t2 सेकंड के बाद यहाँ आ गई, तो तुम देखो अगर ये ओरिजिन है तो इसका ये x1 कोऑर्डिनेट, ये x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट ये हुआ इस p1 पॉइंट का। मान लो कि पार्टिकल पहले यहाँ थी p1 पोजीशन पे, तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो पॉइंट p2 पर पहुंच गई व्हाइल रिवॉल्विंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक, और इसका कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 हो गया। क्लियर है? तो तुम देख रहे हो कि यहाँ x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ रहे हैं, ठीक है। और x y की जगह xz भी हो सकता था, yz भी हो सकता था। अगर हमने इसको y एक्सिस मान लिया, इसको z एक्सिस मान लिया, तो yz एक्सिस yz कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएंगे। अगर ये x है, ये z एक्सिस मान लिया जाए, तब x और z कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएंगे, ठीक। ये तो हम एज्यूम कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रही है, अगर है, तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स में, चूंकि ये प्लेनर मोशन हुआ, ये सर्कुलर मोशन क्या हुआ, चूंकि हमने इस सर्किल को एक प्लेन में ड्रॉ कर लिया है, तो ये प्लेनर मोशन का एग्जांपल हुआ। अब इस प्लेनर मोशन में क्या होगा कि किसी मूविंग बॉडी के, मूविंग पार्टिकल के दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ रहे हैं, तो ऐसा मोशन जो होगा ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, चाहे वो किसी भी तरह का सर्कुलर मोशन हो, आगे आने वाले समय में जानोगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है, तो चाहे किसी तरह सर्कुलर मोशन हो, क्योंकि सर्कुलर मोशन इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेनर मोशन। और एक प्लेन में जब कोई पार्टिकल रिवॉल्व करती है, मूव कर रही है इस तरीके से, तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स में एक साथ चेंज आ रहे हैं, यानी कि ये एक 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल हुआ। वैसे ही तुम लोग जानोगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सर्कुलर मोशन को अलग से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में। एक दूसरा एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ठीक है। सपोज करो कि ये मार्कर है, इसको मैंने ऐसे लिया, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना करके ऐसे मैं अगर थ्रो कर दूं, या कोई एक स्टोन पीस लेकर के ऐसे थ्रो करूं, तो पाथ कैसा होगा? पाथ तुम जानते हो, ये अगर ग्राउंड लेवल है, अगर यहां से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो एक्चुअल में इसका पाथ जो है वो इस तरह का हो जाएगा। ये पैराबोलिक पाथ हुआ, ठीक है। आगे हम लोग इस पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन वगैरह ऑब्टेन करेंगे और पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। तो एक बॉडी को अगर हमने हॉरिजॉन्टल के साथ एक थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया किसी भी डायरेक्शन में, और उसे अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अगर गिरने दिया सिर्फ, ठीक है, तो पाथ विल बी पैराबोलिक। अब ये जो पैराबोलिक पाथ है, ये एक प्लेनर मोशन का एग्जांपल हुआ, ये मोशन इन प्लेन का एक दूसरा एग्जांपल हो गया। पहला एग्जांपल सर्कुलर मोशन मैंने बताया, दूसरा एग्जांपल ये प्लेनर मोशन का, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है, जो कि पैराबोलिक पाथ के रूप में आपको दिख रहा है। तो जब ये प्रोजेक्टाइल जो कि जिसको थ्रो किया गया है, वो जब इस पाथ को फॉलो करते हुए मूव कर रही है, तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड, दो कोऑर्डिनेट्स में एक साथ चेंजेस आ रहे हैं। मान लो कि ये दिस वन इज एक्स एक्सिस, सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है, सपोज दिस वन इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि अगर मान लो किसी समय पार्टिकल यहां पर थी, तो पता चला कि इसका पोजीशन जो है, इसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 था, थोड़ी देर के बाद वो यहां आया तो उसकी x कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट चेंज होकर के x2 y2 हो गई, ठीक है। फिर यहां आया तो x3 y3 हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि x y दो कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। z कोऑर्डिनेट्स एज इट इज रह रहा है, लेकिन 2 कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसमें चेंजेस आ रहे हैं एक साथ। तो सीधा सा अर्थ है, ये मोशन कैसा कहलाएगा? ये 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल हो गया। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, ये सब तुम्हारे 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल्स हो गए, क्योंकि यहां पर 2 कोऑर्डिनेट्स में एक साथ चेंज आ रहे होते हैं जब पार्टिकल मूव कर रही होती है, जब बॉडी मोशन में होती है, ठीक है। नोट कर लेना इसे आप लोग। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन की। जैसा कि क्लियर है, इसमें तीनों डायमेंशन में चेंज आएगा, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में चेंज आएगा, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल मोशन में क्या होगा? here all the three coordinates specifying the position of an object, changes. Here all the 3 coordinates specifying the position of an object change.
ठीक है। अब एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट में अगर चेंज है, सपोज करो कि एक काइट है, पतंग को उड़ाया है तुमने, ठीक है, और हवा विंड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, पतंग कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, समझ रहे हो ना आप लोग, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में पतंग जो है वो धागे के साथ जुड़ी हुई वो इधर उधर मूव करने लगेगी रैंडमली, ठीक है। तो उसकी मोशन कैसी है, उसके एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स में एक साथ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल्स, हाँ, द मोशन ऑफ a kite flying with air, flying in windy air, ठीक है। तो काइट फ्लाइंग का एग्जांपल जो है 3 डायमेंशनल मोशन का हो गया एग्जांपल, इसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स में एक साथ चेंजेस आएंगे, एक्स वाई जेड सभी कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक एरोप्लेन जो है फ्लाई कर रहा है, द मोशन ऑफ flying motion of an aeroplane, एरोप्लेन जब फ्लाई कर रहा होगा तो उसके भी तीनों कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में जो हमने जिक्र किया विद एग्जांपल्स, इनको आप ठीक से समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल देखते हैं क्या इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।